नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी। ये डे 14 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। भारतीय इतिहास को हम यहाँ देख रहे थे शुरुआत में और पाल वंश को शुरू करते हैं। तो 8वीं शताब्दी के आसपास की बात है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। गोपाल नाम के शासक ने, जो कि एक महत्वाकांक्षी सामंत हुआ करते थे, इन्होंने पाल राजवंश की नींव रखी थी। तो संस्थापक इसमें कौन है? गोपाल है। और समय है 8वीं शताब्दी के आसपास का। इसमें एकदम एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है, ये नज़दीकी दिया हुआ है। बाद में सभी राजाओं के नाम के आगे पाल जुड़ जाता है क्योंकि गोपाल, अब इसमें जो पाल पीछे का प्रत्यय है उसको सभी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो प्राचीन जो प्राकृत भाषा है उसमें इसका मतलब होता है रक्षक, जैसे द्वारपाल, अंतपाल। तो ये क्या है? प्रहरी हुआ करते थे। तो यह वंश पाल वंश के नाम से जाना गया और पाल राज्य में बंगाल और बिहार शामिल थे। इनका जो शासन है वो बंगाल और बिहार तक फैला हुआ था, जिसमें कि पाटलिपुत्र, विक्रमपुरा, रामवती, बरेंद्र और मुंगेर वाला इलाका, जिसे कि उस समय मोंगायर कहा जाता था, ताम्रलिप्ति, तामलुक वाला एरिया, बंदरगाह का क्षेत्र और जगदल जैसे शहर शामिल थे। यानी एक बड़ा क्षेत्र ये कवर करते थे। और पाल राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच में, मतलब पाल जो थे वो राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के साथ संघर्ष कर रहे थे। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज को लेकर, वो यहाँ चल रहा था। और बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र थे काफ़ी उर्वर और महत्वाकांक्षी क्षेत्र थे। मतलब ये तीनों ही राजवंशों के लिए फायदेमंद थे अगर उस पर वो कब्जा करने में कामयाब होते हैं। तो इसके लिए इनके बीच में लड़ाई हो रही थी। पाल राजाओं के विषय में और भी जानकारियां हैं। बौद्ध धर्म में काफ़ी रुचि रखते थे, विशेष रूप से जो तांत्रिक संप्रदाय था बौद्ध धर्म का उसको ये मानते थे और महायानी भी थे। इन्होंने पूर्वी भारत में मठ, यानी मठ के तौर पे बिहार ही रह गए थे तब, स्थायी मठ कम ही थे, तो बिहार बनवाए थे और इसके अलावा मंदिर बनाकर इस धर्म को बढ़ावा दिया था। तिब्बती बौद्ध धर्म में अब भी पाल विरासत परिलक्षित होती है और समस्त पाल शासक बौद्ध मतावलंबी थे। पहले शुरुआत में ये हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो शुरुआत हुई थी गोपाल से। लगभग ये समय था 750 ईस्वी का। यहाँ आप देख रहे हैं कट्टर बौद्ध था ये। और बौद्ध विद्वान तारानाथ के हिसाब से, ये तारंथा नहीं है बल्कि तारानाथ है, तो गोपाल ने उदंतपुरी में जो प्रसिद्ध मठ है उसका निर्माण करवाया था। खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख के हिसाब से, ये धर्मपाल का अभिलेख है, गोपाल ने मत्स्य न्याय यानी अराजकता का काल, इससे लोगों को बचाने के लिए पाल राजवंश की स्थापना की थी। जब वह क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सीधे तौर पर शासक निर्वाचित किया गया था, उसने किसी को दबाया नहीं था बल्कि सर्वसम्मति से उसे राजा चुना गया था। धर्मपाल का समय है 770 से लेकर 810 का। कन्नौज पे एक बार ये कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे जितने भी उत्तरापद के राजा थे उनको बुलाकर मीटिंग करते हैं। राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी के साथ इनका विवाह होता है और धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और वारेंद्र के सोयपुर बिहार की स्थापना ये करवाते हैं, जिसके कि अवशेष ही अब बचे हैं, मतलब साबुत अवस्था में नहीं बचा है। तो जो पहाड़पुरा क्षेत्र है वहाँ से अवशेष प्राप्त होते हैं। और बौद्ध लेखक हरिभद्र को ये संरक्षण देते हैं। हरिभद्र अष्ट सहस्त्रिका प्रजन्य पारमिता के लेखक थे। ये ग्रंथ का नाम है, इसको आप याद रखेंगे। हरिभद्र इसके लेखक हैं। इसके बाद जो अगले राजा हैं वो देवपाल हैं। धर्मपाल के बाद अगले 810 से लेकर 850। और देवपाल राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह पीछे हुआ था, आपने देखा। तो इनके पिता जो हैं और रन्ना देवी के ये बेटे थे। देवपाल पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक के तौर पे देखे जाते हैं। इनके सेनापति थे इन्हीं के चचेरे भाई जसपाल, जिन्हें कि जयपाल भी कहा जाता है। और अनेक युद्धों में ये देवपाल की तरफ से लड़ते हैं। मतलब दोनों भाइयों में अच्छी पड़ती है और वो एक दूसरे के साथ मिलकर राज्य की शक्ति को बढ़ा देते हैं। देवपाल बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। और शैलेंद्र वंश के राजा बालपुत्र देव, जो कि स्वर्ण द्वीप का शासक था, इंडोनेशियाई द्वीप समूह से ये द्वीप जुड़ा हुआ है। तो इसमें मलाया, जावा और सुमात्रा और पड़ोसी द्वीप आते हैं। तो इसने उनसे नालंदा के मठों के लिए 5 गांवों का अनुदान देने का अनुरोध किया था और उन्होंने उस अनुरोध को स्वीकारा और वीरदेव को नालंदा मठ के प्रमुख के तौर पे नियुक्त किया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ये काफ़ी महती योगदान दे रहे थे। बौद्ध विद्वान वज्रदत्त के हिसाब से लोकेश्वराष्टक के लेखक जो हैं, ये देखिए वज्रदत्त जो है ये लोकेश्वराष्टक नाम का ग्रंथ जो है उसके लेखक है। तो उनके हिसाब से देवपाल जो थे वो खुद काव्य प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, यानी कविता लिखने का शौक उनको भी था और ये उनके राजकवि थे। कौन? तो वज्रदत्त। 9वीं शताब्दी के मध्य ये भारत की यात्रा करते हैं और मध्य भारत को पूरा घूम कर देखते हैं। इसके साथ आप देखें अरब यात्री सुलेमान,
ये भी भारत की यात्रा पर आता है, अरबी रहता है, भारत में घुसता है व्यापार के उद्देश्य से और अन्य जो जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य है। तो ये जो 9वीं शताब्दी का मिडिल पार्ट है उस समय भारत में प्रवेश करके पूरे भारतवर्ष का जहाँ तक देख सकता है वहाँ तक यात्रा करता है। तो पाल साम्राज्य को काफ़ी नज़दीक से इसने देखा था और इन्हें रुहेम धर्मा कहा, मतलब इन शासकों के लिए रुहेम धर्मा शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद अब महिपाल का नंबर आता है, महिपाल प्रथम 977 से लेकर 1027। और महिपाल प्रथम के समय में राजेंद्र चोल ने विक्रम चोल के नेतृत्व में 1023 में अपनी सेना बंगाल भेजी थी और विक्रम चोल और सेनापति दंडनाथ ने महिपाल प्रथम को हरा दिया था और यहाँ के गंगा जल को चोल राज्य में ले जाते हैं। गंगा जल को पवित्र माना जाता है तो उसको ये चोल राज्य में ले जाते हैं। सारनाथ लेख काशी क्षेत्र पर महिपाल के अधिकार का सूचक है, मतलब इससे पता चलता है कि काशी क्षेत्र पर इनका अधिकार था। रामपाल को देखें, ये अंतिम ऐसे शासक हैं जिनका कि नाम लिया जा सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और मजबूत पाल शासक माने जाते हैं। अंतिम तौर पे इन्होंने कामरूप और कलिंग पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और 11वीं शताब्दी में पाल का फिर से भाग्योदय होता है, मतलब पालों का। और रामपाल ने राष्ट्रकूटों की मदद से कैवर्त वंश के भीम से वारेंद्री को जीत लिया था। रामपाल अपने मामा मथन देव की मृत्यु से इतना दुखी हुआ कि मुंगेर में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता। ये कहानियाँ हैं। अब प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए। तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई नाम का जो पद था वो एक अधिकारी का था जो कि मार्ग निर्माण से संबंधित था, मतलब राजमार्ग अधिकारी। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। चोल शासकों ने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। जैसे अशोक के बारे में हम मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि अभिलेख उसके समय में बहुत बेहिसाब मात्रा में उत्कीर्ण करवाए गए थे। तो जो अपने बारे में दर्ज करवाएगा, इतिहास लिखवाएगा, लेखन करवाएगा, उसी के विषय में लोग ज़्यादा जानेंगे क्योंकि बीते हुए समय में कोई नहीं जा सकता है। जो साक्ष्य दिखाई देते हैं उन्हीं के आधार पर हम भरोसा करते हैं। तो अशोक को हम लोग महान कहते हैं जबकि चंद्रगुप्त मौर्य उससे कहीं ज़्यादा महान थे क्योंकि नींव रखना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी ऐसी विषम परिस्थिति में। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम उतना नहीं जान पाते हैं। वजह यह है कि उस समय इतने बड़े पैमाने पर अभिलेख नहीं लिखवाए गए थे। तो यहाँ हम देखते हैं आगे। देखिए, इसमें यह बताया गया कि जो चोल हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी विजयों के बारे में अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, अपनी ऐतिहासिक विजयों का पूरा विवरण बाकायदा दर्ज करवाया था। तो इसलिए पूर्ववर्ती राजाओं की तुलना में इनकी जानकारी हमारे पास ज़्यादा है। सहस्त्री संहिता जो है, इसमें इसका उपनाम ये सहस्त्रायणी संहिता कही जाती है। महाभारत से इसका संबंध है ऐसा कहा जाता है। मतलब मूल रूप से तो इसे जय संहिता कहा जाता है। जो युद्ध वाला पार्ट महाभारत का है उसको जय संहिता कहते हैं, जिसमें लगभग 8000 श्लोक हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ शुरुआत और अंत की जुड़ती गई हैं। युद्ध वाली घटना जो है वो तो कौरवों और पांडवों के युद्ध से शुरू होती है और युद्ध के परिणाम पे समाप्त हो जाती है। लेकिन उससे पीछे कौरवों का वंश क्या था, पांडवों का वंश क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई और फिर अंत क्या होता है, युद्ध के बाद की शांति बहाल होती है तो उस समय की स्थिति क्या होती है, ये सब कुछ जब हम लेते हैं तो बहुत सारे श्लोक इकट्ठे होते हैं। तो वो शत सहस्त्राणी संहिता के तौर पर जानी जाती है। शत सहस्त्र, ठीक। अब यहाँ आप देखें, कार्दम क्षत्रपों ने ताम्र धातु के अति दुर्लभ सिक्के जो है वो प्रचलित करवाए थे। ये कार्दमक हैं, इन्हें कार्दमन या फिर कार्दमक कहा जाता है। छत्रप हैं ये। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबूजई और अलमसूदी, अलबरूनी इन सब के द्वारा करवाया गया है, मतलब किया गया है। सांबपुर यात्रोत्सव ये सूर्य पूजा से संबंधित है और कंपिल का मेला यानी काम्पिल्य का जो मेला है वो जैन धर्म से संबंधित है। राधा कन्हैया का किस्सा जो है ये इस पुस्तक के लेखक है नवाब वाजिद अली शाह और वर रुचि, मेघातिथि और गोविंदराज, ये सब मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। मनुस्मृति जो स्मृति ग्रंथ है उस पर ये बहुत सारी टीकाएँ लिखते हैं। अब थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी देख लेते हैं। तो विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो सब इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 1853 के चार्टर एक्ट को। तो 1793 से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा जितने भी चार्टर एक्ट पारित किए गए उस कड़ी में ये अंतिम था, आखिरी था और इसने कंपनी के शासन को और विस्तृत किया। ये जो समय है ये लॉर्ड डलहौजी का है और डलहौजी का एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का विस्तार करना। ब्रिटिश क्राउन के भरोसे पर भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति इसमें दी जाती है और इस अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु एक खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ किया और इस प्रकार से विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले कमेटी को नियुक्त किया गया। तो ये सब जो डेट है ना, इसको याद रखिएगा। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा फैल गए थे तो एक में मिलाकर देख पाना संभव नहीं था। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया जिसे कि विधान पारिषद के तौर पे जाना जाता था, विधान पार्षद।
और इनका ये मतलब होता है कि इसने एक अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद को बनाया था, जिससे कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के तौर पे जाना जाने लगा। ये सारी जो पंक्तियां हैं ये हूबहू आपको लक्ष्मीकांत में मिलेंगी। तो तथ्य तो वहीं के हैं, मतलब पॉलिटी के लिए एकमात्र डेस्टिनेशन है लक्ष्मीकांत। अब उसमें से जो फैक्ट है वो सिर्फ आपके काम के हैं, क्योंकि इतना डिटेल में आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो तथ्यात्मक जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ आप देखें कि इस अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो खुला चयन शुरू करवा दिया था, तो इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में जो मैकाले कमेटी नियुक्त की गई थी उसने अच्छा खासा रिसर्च किया था। हालांकि भारतीयों के साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था तब भी। अब विधान परिषद में, जिसमें कि पहले 6 सदस्य थे, विधान परिषद में पहले शुरुआत में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी, अब 12 हो जाते हैं, ठीक दुगने कर दिए जाते हैं। पहला तो गवर्नर जनरल खुद होता था, दूसरा कमांडर इन चीफ होता था, मतलब एक पद गवर्नर जनरल का होता था और एक कमांडर इन चीफ का होता था। यहाँ व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पदों के हिसाब से अलग अलग किया जा रहा है। और गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य होते थे। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश इसमें होते थे और एक सर्वोच्च न्यायालय के सामान्य न्यायाधीशों को रखा जाता था। इसके अलावा बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी और उत्तर पश्चिमी प्रांतों की जो स्थानीय सरकारें थी, उनके द्वारा नियुक्त कम से कम 10 साल के कार्यकाल के साथ कंपनी के कर्मचारियों में से 4 प्रतिनिधि सदस्य होते थे। तो ये पूरा ढांचा था। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी और गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके 6 नए विधायी सदस्यों में 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा नियुक्त किए गए थे। विधि सदस्य चौथा सदस्य था और मतदान के अधिकार के साथ ये पूर्ण सदस्य बन जाता है, मतलब इसे पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो जाती है क्योंकि ये वोट डाल सकता है। और इस अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग राज्यपाल की नियुक्ति का भी प्रावधान था। इसने कहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल से अलग होना चाहिए, जो कि पूरे भारत के प्रशासन का प्रमुख होता था। तो अब बंगाल के गवर्नर के नाम से नहीं जोड़कर रख सकते थे। निदेशक मंडल की जो संख्या है उसको 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, जिसमें से कि 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रखा गया, मतलब उसी के द्वारा ये नॉमिनेट होते थे। इसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है और इससे पहले एक महान उपद्रव शुरू हो चुका था 1857 की क्रांति का, जिसे बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों ने दबाया, सिपाही विद्रोह। और उसे समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए विवश हो जाती है, क्योंकि अब ऐसा लगने लगता है कि कंपनी सही ढंग से शासन को संभाल नहीं पा रही है और अब केंद्रीय नियंत्रण की आवश्यकता है। और इसी वजह से महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, तो उनके द्वारा एक चार्टर जारी किया गया और इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की वो संप्रभु रूलर बन जाती। अभी तत्काल में राजा बने हैं ब्रिटेन के, नाम आप जानते हैं, ये राजा चार्ल्स तृतीय हैं और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी हैं प्रिंस विलियम, जो कि डायना और चार्ल्स की संतान है। और चार्ल्स के राजा बनने से आधा से अधिक ब्रिटेन जो है वो नाखुश ही है, लेकिन चूंकि राजशाही की ये परंपरा है कि उत्तराधिकारी जो पहले से अपॉइंट किया हुआ सक्सेसर है, बड़ा बेटा, वही राजा बनेगा, तो उसी क्रम से ये बने हुए। फिलहाल आगे चलते हैं। कुल मिलाकर महारानी एलिजाबेथ और बाकी जो रूलर थे उतनी लोकप्रियता इनके पास नहीं है और न ही योग्यता है। अब यहाँ देखें, प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइली सीधे भारत पर शासन करने वाले ताज के विरोध में थे, मतलब उनका ऐसा कहना था कि सीधा क्राउन रूल नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी साथी ये कह रहे थे कि ये जो तरीका है ये ठीक है और इस तरीके से हम भारत को बचा कर रख पाएंगे, मतलब अपने उपनिवेश के तौर पे बचा कर रख पाएंगे। अब ये जो बिल है ये हाउस ऑफ कॉमन्स में आसानी से पारित हो गया क्योंकि बहुमत इसके पक्ष में था। इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया और इस अधिनियम ने विवादास्पद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि यह झगड़े की जड़ बन गया था। इसी की वजह से जो 1857 की क्रांति है वो एकदम से भड़क जाती है। डलहौजी की दमनकारी नीतियों को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और इस अधिनियम को गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा गया कि भारत के शासन को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, जो बुराइयां पनप गई थी उसको दूर कर रहे हैं, जनता को ऐसा ही कहा जाता है। तो इसे एक बेहतर शासन बनाने वाला अधिनियम के नाम से लाया गया। अब अधिनियम में और बातें क्या थी, तो भारत के गवर्नर जनरल का जो पदनाम था वो बदल जाता है, अब ये भारत का वायसराय बन जाता है। लॉर्ड कैनिंग ऐसा पहला था, यहाँ आप देख रहे हैं। और वायसराय सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था, मतलब क्राउन का ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। इसने एक नया कार्यालय बनाया, मतलब इस अधिनियम ने। भारत के राज्य सचिव भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण रखते थे, तो ये कार्यालय वैसे ही चलता था, उसी संरचना के हिसाब से चलता था। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और पहले जो राज्य सचिव बनते हैं उनका नाम लॉर्ड स्टैनली था। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही थी उसको खत्म कर दिया और इस तरीके से डबल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्टार्ट हुई थी उसको यहाँ समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियाँ भारत के राज्य सचिव को ट्रांसफर कर दी जाती हैं, अब वो पावर्स इनके पास हो जाती हैं। भारत को राज्य के सचिव के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाना था
और इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत की 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। और परिषद एक सलाहकारी निकाय हुआ करती थी। परिषद का काम सिर्फ सलाह देना होता था और राज्य सचिव जो था वो परिषद का अध्यक्ष होता था, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था। अब यहाँ आप ये भी देखें कि एक कारपोरेट निकाय के रूप में स्टेट इन काउंसिल के सचिव का गठन किया गया, जो कि भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने और मुकदमा देखने में सक्षम था। देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना, ये भारतीयों को सेवा में भर्ती करने का प्रावधान था, जो कि इसी समय शुरू होता है। और यह निर्णय लिया गया कि शेष भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों, जिनकी की संख्या 560 से ज़्यादा हो, इनको उनकी स्वतंत्र स्थिति प्राप्त होगी, बशर्ते कि वो ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार करें। मतलब सीधे सीधे ये गुलामी ही थी और कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि प्रिंसली स्टेट को उनके अधिकार दे दिए गए थे। मतलब यह है कि उन्हें विलय नहीं किया जा रहा है, ऐसा कहा गया। सामने से कहा गया कि विलय करने की हमारी मंशा नहीं है, लेकिन अधीनता स्वीकार करनी होगी। तो बात वही है। 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण हो सकता था। और इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई खास परिवर्तन नहीं किया। कुल मिलाकर भारतीयों को यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया गया कि हम छीनना नहीं चाहते हैं, हम तुम्हें दबाना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ रूल कर रहे हैं, तो हमारे अधीन रहो। कुल मिलाकर बात यही। तो गुलामी तो तब भी थी। थोड़ा सा भौतिक विज्ञान देख लीजिए। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? तो पलायन वेग, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप जानते हैं कि दो द्रव्यमान युक्त पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल आरोपित करते हैं, यानी एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं। तो उसमें से जो ज़्यादा भारी है, यानी जिसके पास द्रव्यमान की अधिकता है, वो ज़्यादा प्रबल हो जाएगा और वो ज़्यादा वेग से खींचेगा। तो यही हाल हमारे सौरमंडल में भी होता है, या दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं भी चलेगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम वहाँ काम करेगा जहाँ जहाँ द्रव्यमान है। तो सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, पूरे सौरमंडल में सबसे भारी भरकम वही है। तो सूर्य जो है वो अपने गुरुत्व के अधीन सारे ग्रहों और सारे खगोलीय पिंडों को जो आसपास मिलते हैं उनको बांध कर रखता है। और ये सारे जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, जिसमें कि प्लैनेट और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो उसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है। पृथ्वी के पास अपना गुरुत्व है, तो अपने गुरुत्व से वो चंद्रमा को फंसाए हुए हैं, या अपने सतह पर रहने वाले हर जीवधारी को बांध कर रखे हुए हैं। हम इसके गुरुत्व से मुक्त नहीं हो पाते। जितनी भी चीज़ों को हम ऊपर फेंकते हैं वो सीधा नीचे आकर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी उन्हें खींच रही है। जो पृथ्वी का केंद्र है वो गुरुत्व का मूल माना जाता है, ऐसा इसमें दिया। तो अब पलायन वेग क्या है? यदि हम किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजना चाहते हैं, तो हमें ऐसे ही वेग की आवश्यकता होगी। मतलब ऐसा वेग दे दें, ऐसा न्यूनतम वेग दे दें जो कि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त हो जाए और वो पृथ्वी पर कभी वापस न लौटे। तो पलायन वेग से फेंकने के लिए जो पिंड को गतिज ऊर्जा दी जाती है उसको हम कहते हैं पलायन ऊर्जा। अब पृथ्वी के संदर्भ में पलायन वेग कितना होता है? पलायन वेग जो है वो हर ग्रह के लिए या हर पिंड के लिए है। अब ये उसकी ग्रेविटी पर निर्भर करेगा। जैसे बृहस्पति के लिए पलायन वेग का मान बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का गुरुत्व बहुत ज़्यादा है, उसका आकार बहुत बड़ा है। सूर्य के लिए और ज़्यादा चाहिए। तो पलायन वेग की भी जो मात्रा है वो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, ग्रह के गुरुत्व पर निर्भर करेगी। तो पृथ्वी के लिए कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर का फासला तय कर ले, इतनी तेज रफ्तार में जाना होगा, बाहर जाना होगा। और ऐसे वेग के साथ अगर ऊपर की ओर फेंक दिया जाए किसी चीज़ को, यानी प्रक्षेपित कर दिया जाए, तो वो पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आएगी। तो रॉकेट लॉन्चिंग में यही काम किया जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब यहाँ भी वही पलायन वेग वाला कॉन्सेप्ट है। चूंकि चंद्रमा का आकार छोटा है, द्रव्यमान कम है, इसलिए पलायन वेग का मान भी बहुत थोड़ा सा है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो वेग है ये गैसों के वेग से कम पड़ जाता है। गैसें इनसे तेज निकलती हैं, और जब पलायन वेग से ज़्यादा तेज किसी भी चीज़ का वेग होगा तो वो टिकेगा ही नहीं। तो गैसें जो है वो वायुमंडल में, मतलब वायुमंडल का निर्माण ही नहीं कर पाती हैं, वो चंद्रमा के सरफेस से बंध कर नहीं रह पाती हैं, उसके गुरुत्व क्षेत्र से बाहर हो जाती है। तो ये असली बात है जिसकी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और चंद्रमा का पलायन वेग जो है इससे गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर बात वही है। अब इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो उपग्रह की कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध है। तो पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल v0 जो है ये पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन वेग उसके साथ अगर ले लिया जाए, मतलब पलायन वेग को हम लोग ve से डिनोट करते हैं, यानी एस्केप वेलोसिटी इसका मतलब है। और कक्षीय चाल जो है इसको v0 से व्यक्त करते हैं, मतलब vo भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर संबंध देखा जाए तो ve = √v0। और स्पष्ट है कि पृथ्वी के समीप चलकर चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश अगर √2 टाइम्स बढ़ जाए, मतलब करनी में 2 गुना उसको बढ़ा दिया जाए, तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर भाग जाएगा। अब उपग्रह की ऊर्जा कैसे निकालेंगे? तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक तो स्थितिज ऊर्जा होती है, दूसरी गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन यहाँ सब कुछ जो है वो गुरुत्व के अधीन है, इसीलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा की हम बात करेंगे। तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U का मान हो जाएगा -GMEM/r। इसमें ME जो है वो मास ऑफ अर्थ है जो कि स्थिर होता है। और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है गुरुत्व के संदर्भ में वो 12 GMEM/r हो जाएगी। ठीक।
अब गुरुत्व ये उपग्रह की जो कुल ऊर्जा है इसको अगर निकालेंगे तो दोनों का हमें सम करना पड़ेगा, मतलब इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो जब रिजल्टेंट निकालिएगा तो ये क्या प्राप्त होगा, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ चिन्ह का ध्यान दीजिएगा। इसे साफ कर लेते हैं। देखिए इसे जब जोड़ेंगे ना तो -GMEM अपान आर जो है ये आप देख रहे हैं, और प्लस का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद ½ GMEM अपान आर। तो यहाँ माइनस प्लस है, जुड़ेगा नहीं, जोड़ने के लिए तो जोड़ दिया हमने, लेकिन चिन्ह के हिसाब से ये आपस में घट जाएगा, और जब घटेगा तो इतना प्राप्त होगा, हाफ मतलब -½ GMEM अपान आर। इस तरीके से निकालेंगे। अब इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को देख लीजिए। किसी उपग्रह को, यहाँ आप देख रहे हैं, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में पलायन कराने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, उपग्रह की कुल ऊर्जा माइनस, यहाँ ऋणात्मक तरीके से निकाला, मतलब सूत्र के तौर पे देखें तो GMEM अपान 2R। अब यहाँ किसी भी ग्रह की बात हो रही है तो इसलिए मास ऑफ अर्थ नहीं लिया, अब उस ग्रह के द्रव्यमान के हिसाब से यहाँ पे मैनेज करेंगे। और यदि किसी उपग्रह की गतिज ऊर्जा को दोगुना कर दिया जाए, मतलब जितनी थी उसका डबल कर दिया जाए, तो उपग्रह अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा। ये भी एक तथ्य है। उपग्रह के परिक्रमण काल की अगर बात करें तो ये होता क्या है, परिभाषा के लिहाज से चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में, मतलब किसी ग्रह की ही परिक्रमा करने वाला पिंड उपग्रह कहलाता है। तो उपग्रह के लिए परिक्रमण काल का मतलब यह है कि एक परिक्रमण ग्रह के चारों ओर कंप्लीट करने में जो समय लगा है वो इसमें गिना जाएगा। जैसे कि कोई उपग्रह है, उसका आवर्त काल अगर 24 घंटे का है तो उसको भू स्थिर उपग्रह कहेंगे। तो ऐसी कुछ जानकारियाँ हमने यहाँ देखी। थोड़ा हिंदी को देख लेते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चल रहा था। अब यहाँ देखिए राक्षस का नाम आ गया पहले ही। तो रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही वहाँ से दूसरा राक्षस जन्म ले इसको कहते हैं रक्त बीज। और रक्त बीज जो था वो एकदम से अविनाशी बन गया था, क्योंकि देवी दुर्गा काली रूप धारण करके और खड्ग से उसका सिर और धड़ अलग कर देती थी, यानी सिर से उसको काट देती थी, और उसके बाद उसका मस्तक जमीन पर गिरता था, रक्त की बूंदें छिटकती थी, और जितनी रक्त की बूंदें गिरती थी उतने राक्षस पैदा हो जाते थे। तो ऐसे अंत ही नहीं हो रहा था, कितनों को मारा जाएगा। तो अंत में उन्हें ये समझ में आता है कि रक्त की जो बूंदें हैं वो धरती पर नहीं गिरनी चाहिए, तो वो खप्पर निकालती हैं और उसी में रोप कर खून पीना शुरू कर देती हैं, और खून पीने के बाद वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती हैं। तो ये है। और जो समाचार भेजता है उसको संवाददाता कहते हैं। नमाज पढ़ने का आसन जो है उसको सजदा कहा जाता है, और जिस पुस्तक पर जिल्द हो उसे सजिल्द कहते हैं। सती होने का भाव सतीत्व होता है, और समर्पण करने वाला व्यक्ति जो है वो समर्पक होता है। यहाँ आप देखें, जिस पर्वत का शिखर रक्त की कांति के समान चमकता है उसको रक्त सानु कहते हैं, और लालिमा से युक्त जो है वो रक्तिम है। जिस स्त्री को मासिक स्राव हुआ हो वो रजस्वला है, मतलब यहाँ पर पीरियड्स की बात हो रही है। उसके अलावा देखें आप, जो रथ पर सवार है उसको रथी कहते हैं। इकट्ठा किया हुआ या सब साथ साथ रहे तो समवेत होता है। जो रथ पर सवार है वो रथी होगा, ये हमने पीछे ही देख लिया है। और देखिए, तो विभिन्न वनस्पतियों और औषधियों से तैयार जो पदार्थ होता है उसको रसायन कहा जाता है। और पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उसको राका कहते हैं। यज्ञ में जलाने की लकड़ी को समिधा कहा जाता है। और एक समय में रहने वाले लोग, स्थितियाँ या समसामयिक जो चीज़ है, मतलब एक समय में रहने वाले लोग या एक समय में उत्पन्न होने वाली स्थितियाँ, उन्हें समसामयिक कहते हैं। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला समीक्षक, समालोचक और आलोचक तीनों ही कहा जा सकता है, बस विवेचना का तरीका अलग अलग होता है। जो कई बातों में दक्ष हो वो सर्वतोदक्ष होता है। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध होता है। सबका अंत करने वाला सर्वांतक होता है। जिसका चरित्र अच्छा है वो सच्चरित्र होता है। वह पर की या नायिका जिसका कि पर पुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो उसे लक्षिता कहा जाता है। और जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वो रेखांकित होता है। आम का पेड़, इसे लक्ष्मीश कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, आम के पेड़ को भी लक्ष्मीश कहा जाता है, और भगवान विष्णु को भी लक्ष्मीश कहा जाता है, लक्ष्मी के ईश यानी लक्ष्मीपति। और संपन्न व्यक्ति को भी कहा जाता है। सिद्धि, जिसे सिद्धि, ऐसी अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, आपने सुना है अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये हनुमान जी के पास थी। तो वह सिद्धि जिसके प्रभाव से जो प्रभावित व्यक्ति है वो अपने आकार को छोटा या हल्का बना सकता है, तो इसे लघिमा कहा जाता है। हनुमान जी के अंदर ये सिद्धियाँ थी, वो जितना चाहे अपने आकार को बड़ा कर सकते थे, जितना चाहे अपने आकार को छोटा कर सकते थे। तो जब लंका में प्रवेश करते हैं तो मसक के समान रूप धारण कर लेते हैं। आपने रामचरितमानस के सुंदरकांड में देखा होगा, मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहिनींदरी। तो इसमें वो मसक के समान रूप धारण करते हैं। उसके बावजूद जो लंका की पहरेदार रहती है लंकिनी नाम की राक्षसी, वो इन्हें देख लेती है, और देख लेती है तो रोकने लगती है तो हनुमान जी उन्हें एक घूसा जड़ देते हैं, और उसे अपनी वास्तविकता का एहसास होता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तो ये सारी कहानी है। फिलहाल यहाँ आप देखें लघिमा सिद्धि होती है। इसके बाद आप देखें, जिन विचारों को लिख दिया गया हो वो लिपिबद्ध हो जाते हैं। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान होता है। जो साथ पढ़ा हो वो सहपाठी होता है। जिसके पास 1000 भुजा हो वो सहस्त्रबाहु होता है। 100 भुजाएं हैं तो शतबाहु होगा, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला। इसके बाद संवेदनशील अच्छे हृदय वाला जो व्यक्ति है उसको सहृदय कहा जाता है। और भी जानकारियाँ हैं यहाँ आप देखें, जिसका वंश लुप्त हो गया हो वो निर्वंशी होता है।
ठीक। लुप्त वंश भी कहा जाता है। एक ही माँ से उत्पन्न जो बहन है उसको सहोदरा कहेंगे, और एक ही माँ से उत्पन्न दो भाई हैं तो उन्हें सहोदर कहेंगे। आकार से युक्त यानी मूर्तिमान जो चीज़ है उसको साकार कहते हैं, जिसका अस्तित्व अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता हो, मतलब दूसरे से तुलना करके ही हम उसके अस्तित्व का बोध कर सकते हैं, तो वो सापेक्षिक या सापेक्ष होता है। जो चाटने योग्य हो उसको लेह कहा जाता है, जैसे च्यवनप्राश को आप चाटते हैं। लोभी स्वभाव वाला व्यक्ति जो है वो लुब्ध होता है, या लोभी भी बोलते हैं उसे। चंचल आंखों वाली जो स्त्री होती है, जिसकी की आंख की पुतलियां स्थिर न रहें, उसको लोलाक्षिका कहते हैं। लोमहर्षक का मतलब यह है कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, रोमांचकारी भी कहा जा सकता है। इसके बाद पूजा करने योग्य यानी वंदितव्य, पूज्य भी बोलते हैं। वंश परंपरा के हिसाब से यानी वंशानुगत, जिसका वर्णन करना संभव न हो वो वर्णनातीत होता है। बल खाया हुआ या वलयुक्त जो होता है वो वलित कहलाता है, जैसे हिमालय एक वलित पर्वत है असल में उसका जो पूर्ण रूप है। और पृथ्वी की सतह पे जब संपीडन बल काम करता है तो दो प्लेटें एक दूसरे की ओर संचलन करती हैं और आपस में संपीडित हो जाती हैं, तो इसकी वजह से उसकी ऊपरी सतह पर सिकुड़न पड़ जाती है, सलवटें, और वो सलवटें इतनी ऊंची होती हैं कि वलित पर्वत दिखाई देते हैं, जो कि संसार के सबसे ऊंचे पर्वतों में गिने जाते हैं। फिलहाल वसितव्य कहा जाता है पहनने योग्य वस्त्र को, और जिसके नाम वसीयतनामा लिखा गया हो वो वसीयती होता है या फिर वसी कहा जाता है। बाईं ओर घुमा हुआ यानी वामावर्त, और सुंदर जांघों वाली जो स्त्री होती है उसको वामोरु कहा जाता है। ये उरु का मतलब जंघा होता है। पश्चिमोत्तर कोण या वायु संबंधी जो चीज़ है उसको वायव्य कहा जाता है। पश्चिम और उत्तर के बीच में जो बनने वाला कोना होता है, दिशा का कोण होता है, उसको वायव्य कहते हैं। इधर वाला देख लीजिए, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक होता है, जिसमें सभी का मेल हो वो सामंजस्य होता है। सृजन करने की इच्छा शिक्षा कहलाती है, और जो काम करने में आसान हो वो सुकर होता है। सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी होता है, अर्थात भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु दोनों को ही कहा जाता है। इसके बाद आप देखें, जिसका रंग सोने जैसा हो वो सुनहरा है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो सुपाठ्य है, जो सरलता से बोध्य हो या समझ में आ जाए वो सुबोध होता है। गृह निर्माण संबंधी जो विज्ञान है उसे वास्तु विज्ञान कहेंगे, और जिसमें कुछ तथ्य न हो वो वितथ्य होता है। जो सोया हुआ हो वो सुषुप्त होता है, और जो सरलता से बोधित हो जाए यानी समझ में आ जाए वो सुबोध होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें, जिसमें जीव या जीवन हो वो सजीव होता है। एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत होते हैं। जिस पर कुछ शक हो वो संदेहास्पद या संदिग्ध होता है। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त होता है। सत्य में जिसका विश्वास हो वो सत्याग्रही होता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो वो सुभगा होती है। जिसके अंदर सार या बात हो वो सारगर्भित होता है। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की जो इच्छा है वो स्पर्धा कहलाती है। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध सारस्वत होता है। महिष का पर्याय, इसमें आप देखें कि गणेश जी को भी हेरंब कहा जाता है और भैंसे को भी हेरंब कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें, मतलब दोनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। घुघराले केशों वाले व्यक्ति को, घुघराले का मतलब जैसे शेर का अयाल होता है, गुच्छेदार होता है, काफ़ी झबरा होता है, वैसे बाल वाले अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बर्बरीक कहा जाता है। पैसा लेकर मातम करने वाले जो पेशेवर लोग होते हैं उनको रुदाली या नौगाहर कहते हैं। और सावन के महीने की जो चौथी रात्रि होती है उसको यशोधरा कहते हैं। बादलों की घनीभूत घटा या राग मेघ की जो रागिनी है उसको कादम्बिनी कहते हैं, मेघमाला भी बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु की भरी दोपहरी में गाया जाने वाला राग और जमीन में जोतने वाला हल, दोनों को कहते हैं कुंतल। ऐसी सिद्धि जिससे कि आकाश में उड़ने की योग्यता प्राप्त हो जाए वो खेचरी सिद्धि होती है। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।